सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने कार्यक्रम शैक्षिक संवाद श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, स्पेशली एकता मैम का। तो आज हमारे बीच एकता मैम है जो यूपीएस सुनारकुड़ी ब्लॉक में कार्यरत हैं। एकता रानी मैम हैं जो श्री गंगानगर जिले के अरायन कस्बे से हैं। एकता मैम आप अपना वीडियो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका वीडियो ऑन रखें थोड़ी देर के लिए जब तक इंट्रोडक्शन है, फिर आप कंफर्टेबल हो तो बातचीत के दौरान ऑन रख सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, हम सभी साथियों की तरफ से हाँ जी आपका स्वागत है। तो एकता मैम श्री गंगानगर जिले के अरायन कस्बे से हैं और एकता मैम का जो शैक्षणिक सफर की शुरुआत है वो ज्यादा लंबी नहीं है, अभी नई शुरुआत हुई है। 13 फरवरी 2019 से मैम ने ज्वाइन किया है यूपीएस सुनारकुड़ी भीम ब्लॉक में। मैम स्पेशल एजुकेशन से ज्वाइनिंग हुआ है मैम का और मैम विशेष बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा पर बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। जिस एकता मैम के इसी कार्य ने बहुत कम समय में ही अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो इसी कार्य को हम आज एकता मैम के माध्यम से आप सभी के बीच में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सभी का प्रभाव हमारे स्कूलों तक जा पाए। तो आपके जो भी सवाल हो एकता मैम की बातचीत में वो रखिएगा। तो एकता मैम समावेशी शिक्षा जिसको सरकार ने एक लागू तो कर दिया है, लेकिन उसको लेकर अभी भी हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है कि क्या बच्चों को, विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना आसान है। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो रखिए। अब ये सेशन आपको हैंड ओवर किया जाता है, आप अपने अनुभव रखिए, जहाँ कहीं भी हमें लगेगा हम आपके साथ जोड़ेंगे और बाकी शिक्षक साथी भी अपने विचार सवाल रखेंगे। थैंक यू एकता मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। जी सबसे पहले नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को, जो भी दूर से जुड़ने वाले हैं, नजदीक के हैं, सभी शिक्षक साथी, इसमें मेरे स्कूल के भी टीचर्स ऐड हैं, तो सभी को नमस्कार। समावेशी शिक्षा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना, यानी कि स्पेशल बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय यानी कि नॉर्मल स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना, यानी कि उनकी कमियों को दूर करना, यही समावेशी शिक्षा है। पहले शिक्षा को मतलब कि समावेशी शिक्षा को अमेरिका जैसे विकसित देशों में शुरू किया गया था स्पेशल बच्चों के लिए, लेकिन आज सभी मतलब कि अपने भारत जैसे देश में भी शुरू हो चुका है ये, क्योंकि भारत विकासशील देश है। यहाँ पे लगभग बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं कि ये बच्चे स्पेशल हैं, ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग उनको उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से एक नॉर्मल बच्चे को देखा जाता है। तो मेरी पोस्टिंग 13 फरवरी 2019 को सबसे पहले निचली मिलियाथड़ी स्कूल में हुई थी। तो उसमें एक स्पेशल बच्चा था CWSN का, वो मेंटल रिटार्डेड बच्चा था। अभी मतलब उसको मतलब अपना नाम तक पता था उसको और कोई भी जानकारी नहीं थी बच्चे को। फिर स्टाफिंग पैटर्न में वो बच्चा 5th क्लियर करके चला गया और उसके बाद वही बच्चा मतलब सुनारकुड़ी स्कूल में आया। मुझे स्टाफिंग पैटर्न में सुनारकुड़ी स्कूल मिला। तो अब मेरे पास 4 बच्चे हैं और 2 बच्चों का न्यू एडमिशन हो चुका है। तो बच्चों में काफी मतलब कि भ्रांतियां लोगों की हैं कि ये बच्चे तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, ये बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, ताकि बच्चे मतलब कि नॉर्मल बच्चे की तरह स्पेशल बच्चे भी आगे पढ़ पाए। मतलब कि वो भी जैसे नॉर्मल बच्चा एक खेल खेलता है, नॉर्मल बच्चा एक किताब पढ़ता है, नॉर्मल बच्चा एक राइटिंग करता है, नॉर्मल बच्चा गेम खेलता है, तो ये सारी एक्टिविटीज अगर हम स्पेशल बच्चों के साथ करें
मतलब स्पेशल बच्चों के साथ अगर अप्लाई करें तो हम स्पेशल बच्चों को भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट जब करते हैं क्लास में, तो वो स्पेशल बच्चा भी नॉर्मल बच्चे की तरह ही बिहेव करता है। तो ऐसी मतलब कई एक्सपीरियंस हैं मेरे पास, यानी कि मैं शेयर करना चाहूँगी आज आप लोगों के बीच, ताकि वो भी बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें, आगे बढ़ सकें और प्रेरित हो सकें। जी एकता मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं। हम लोगों के भी दिमाग में यही चल रहा था कि, और आपसे बातचीत के दौरान भी मुझे पता चला कि आपका कैसे भरोसा बना, ये कोर्स करने के लिए भी आप कैसे प्रेरित हुई, तो वो सारी प्रेरणा के बारे में, और आपको कैसे ये भरोसा बन पाया कि ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह ही, अगर इनके साथ काम किया जाए तो ये भी अपनी स्वाभाविक तरीके से सीख सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस हम सबके लिए मददगार होंगे, तो वो रखिए मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आज से 5-7 साल पहले की बात है कि मैं मतलब मेरे ब्रदर हैं, मतलब अभी राजसमंद में पोस्टेड हैं, वो भी एक स्पेशल एजुकेटर हैं। तो किसी कारणवश वहाँ पे एक आई हॉस्पिटल बना हुआ है श्री गंगानगर में, अंध विद्यालय में। वो अंध विद्यालय मतलब वहाँ पे गूंगे बहरे बच्चे हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं वहाँ पे, और मतलब कि हियरिंग इम्पेयर्ड ब्लाइंड फील्ड के लिए वहाँ पे सेंटर मतलब ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहा है। तो ऐसे मतलब हम आई चेकअप करवाने के लिए गए, तो मैंने मतलब वो भैया वहाँ पे कोर्स कर रहे थे, उस टाइम 2 साल की ट्रेनिंग थी। तो उस टाइम हम लोग गए तो हमने देखा कि मतलब स्पेशल बच्चे हैं जो जैसे ब्लाइंड हैं बच्चे, तो वो टोटली ब्लाइंड होने के बाद भी बहुत अच्छे से पढ़ते हुए दिखाई दिए। मतलब कुछ बच्चे हारमोनियम पे मतलब काम करते हुए दिखाई दिए, कुछ बच्चे पानी पीते हुए दिखाई दिए, कुछ बच्चे आंगन में खेलते हुए दिखाई दिए। मतलब कि मैंने सभी प्रकार के बच्चों को देखा वहाँ पे, और मतलब वो बिल्कुल अलग हैं, मतलब पहचान उनकी जैसे टोटली ब्लाइंड बच्चे थे। तो मुझे उनको देख के एकदम से ऐसे लगा कि जब मतलब एक स्पेशल बच्चा इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, मतलब ब्रेल लिपि से पढ़ रहा है बच्चा, तो अपने नॉर्मल बच्चे भी तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे। मतलब फिर भी नॉर्मल बच्चों में जैसे कई टीचर्स बोल देते हैं कि स्लो लर्नर है, इन्हें नहीं आ रहा है, तो मतलब ऐसी बातें उस टाइम दिमाग में आई, तो मेरे को लगा कि ये कुछ अलग है, तो इसमें मेरे को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो तभी मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने 2 साल की वहाँ पे अंत विद्यालय में ट्रेनिंग ली। इसमें मतलब उन बच्चों से मतलब मुझे उत्साह मिला उन बच्चों को देख के। जी थैंक यू एकता मैम। फूलचंद जी सर, आपका वीडियो ऑन है, तो सर प्लीज आपका वीडियो अगर ऑफ कर लेंगे तो बातचीत अच्छे से हो पाएगी। तो एकता मैम, अब हम आपके काम की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने स्कूल में आए, एक ट्रेनिंग लेके और काम करना कैसा रहा, ग्राउंड लेवल पे काम करना। मान लीजिए आपने ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद जब आपने ग्राउंड लेवल पे जब बच्चों के साथ काम किया तो आपके कैसे चैलेंजेस रहे, क्या अनुभव रहे, तो उसके बारे में बताएंगे। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई रीट में सिलेक्शन के बाद, जब मैं स्कूल में आई तो सबसे पहले मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे 4 बच्चे थे, मतलब सुनारकुड़ी स्कूल में स्पेशल के बच्चे थे। जब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा तो मुझे मतलब बच्चों को देखते ही अंदाजा हो गया था कि ये बच्चे नॉर्मल से कुछ अलग हैं। तो जैसे मतलब कि शुरू किया मैंने उनके साथ काम धीरे धीरे, तो मुझे शुरू में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई कि बच्चों को, क्योंकि मैंने स्पेशल कैटेगरी में ब्लाइंड फील्ड में कर रखा है, वीआई कैटेगरी से मैं हूँ। तो विजुअल इम्पेयर्ड उसमें टोटली मतलब ब्लाइंड कैटेगरी के बारे में समझाया जाता है, मतलब उसमें मैंने 2 साल की वही ट्रेनिंग ली। लेकिन जब मैं ग्राउंड लेवल की बात करें कि जब मैं स्कूल में आई तो मुझे 4 बच्चे मिले, तो चारों ही अलग अलग कैटेगरी के बच्चे।
तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो मैंने पढ़ा नहीं हुआ था, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मतलब ऑरली मतलब बुक रीडिंग्स की हुई थी कि ये बच्चे भी होते हैं, मतलब कि एक्ट वगैरह पढ़े हुए थे। लेकिन मैंने काम तो ब्लाइंड फील्ड भी किया हुआ था। तो लेकिन जब मैं मतलब उसमें गई, मतलब स्कूल में देखी ये चीज़ें, तो मेरे को थोड़ा शुरू-शुरू में अलग लगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे एडजस्टमेंट, कुछ शुरू-शुरू में टीचर्स का भी बिहेव थोड़ा ऐसा रहा कि मतलब कि स्पेशल मैडम है तो स्पेशल बच्चों को स्पेशल मैडम ही ट्रीट करेंगी। लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, टीचर्स ने भी पूरा, मतलब मेरे स्टाफ ने भी पूरा कोऑपरेट किया मुझे इस मामले में, कि मैडम आप कंटिन्यू रखिए। तो फिर दूसरे बच्चे भी उनको देख के, मतलब कि आज की स्थिति ये है कि नॉर्मल बच्चे तो एक्टिव हैं ही, उनके साथ-साथ मतलब कि जो स्पेशल के बच्चे हैं वो भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। मतलब जो 4 बच्चे हैं, किसी टाइम बच्चे मतलब स्कूल के गेट के पास खड़े और मतलब रोना और पानी पीने के लिए तो वहीं पे खड़े होके रोते रहना। तो मतलब उठना, बैठना, ये मतलब सब प्रॉब्लम थी बच्चों में। उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे हैं, उसमें स्पेशल बच्चे भी हैं, मतलब मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, मेंटल इलनेस के बच्चे हैं। अब जैसे 2 न्यू एडमिशन और हुए हैं डाउन सिंड्रोम के, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं जिस कैटेगरी से मैंने ये ट्रेनिंग ली थी 2 साल की, तो वो कैटेगरी अलग थी और जो बच्चे मेरे सामने आए ग्राउंड लेवल पे वो अलग थे। तो सबसे बड़ी ये चुनौती थी मेरे लिए। जी एकता मैम, सही है आपकी बात कि अभी जैसा आपने बताया कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, तो कोई भी अगर ट्रेनिंग लेगा, कोई भी विशेष शिक्षक होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो हर तरह की डिसेबिलिटी के साथ काम कर पाए। मुझे लगता है शायद इसीलिए समावेशी शिक्षा की जरूरत महसूस हुई कि भाई इन बच्चों को भी ये समुदाय का हिस्सा है। जैसा समुदाय का हिस्सा स्कूल को माना जाता है, वैसा ही समुदाय का हिस्सा ये बच्चे भी हैं। जी विक्रांत सर, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं इस फील्ड के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा मैडम, अगर आप मेरे को टाइम देंगे तो। जी सर, जोड़ सकते हैं, हाँ? आप अपनी बात रख सकते हैं। जी मैडम, मैंने जो ये इसी तरह का एक डिप्लोमा कर रखा है और मैं भी स्पेशल टीचर हूँ। पिछले 12 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो अभी एकता मैडम बता रहे हैं, इन्होंने काफी कुछ अच्छा बताया। अब इस फील्ड में क्या है और क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा आप सभी के साथ। मेरा परिचय मैं थोड़ा दे दूं। विक्रांत कुमार, मैं भी गंगानगर का रहने वाला हूं और सेकंड ग्रेड स्पेशल टीचर हूं, सरदार शहर पोस्टेड हूं। तो इसके लिए विशेष बच्चों के लिए जो एजुकेशन अपने राजस्थान गवर्नमेंट में है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले, इनको हम लोग 3 तरह से कवर करते हैं। पहला पार्ट इसका लेते हैं हम इसकी चिकित्सा का। ऐसे बच्चे जो हैं उनका हर साल स्टार्टिंग में एक सर्वे होता है। अपने ब्लॉक लेवल पे या यूं कहें तहसील लेवल पे एक रिसोर्स रूम बना हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मोस्टली जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पहले नोडल विद्यालय हुआ करते थे, उनमें 1 से 12 क्लास के लिए एक रिसोर्स रूम गवर्नमेंट ने बनवा रखा है। वहां पे सेकंड ग्रेड स्पेशल टीचर भी हैं और डेप्यूट करके थर्ड ग्रेड स्पेशल टीचर अलग अलग कैटेगरी के लगा रखे हैं। तो हर साल एक सर्वे चलता है जुलाई से लेके और अगस्त सितंबर तक कि जितने बच्चे न्यू एडमिशन हुए उनमें कौन सा किस कैटेगरी का उस पूरे ब्लॉक में कितने दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं। फिर उन बच्चों की एक सूची तैयार करके और जिला मुख्यालय में भेजी जाती है समसा में समग्र शिक्षा अभियान में। 2-3 महीने के बाद ऐसे बच्चों के लिए एक विक्रांत सर। जी मैडम। जी सर, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्चुअल में है ना, आज एकता मैम अपनी कुछ अनुभव रखेंगे, तो है ना, आप अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके पास है ना, तो अगर आप अपने कुछ एक्सपीरियंस या क्लासरूम के कुछ उदाहरण बता सके बच्चों के काम के, वही बता रहा था कि इसमें तो थोड़ा जैसे सा भी बता रहे संक्षिप्त में रखने की कोशिश करिएगा, है ना। फिर आप जब एकता मैम की बात पूरी हो जाए तो आप कुछ जोड़िएगा, है ना, जो कुछ आपको लगता है कि मिसिंग है, और हमारे शिक्षक साथी जो सामान्य शिक्षक है वो जोड़ सकते हैं और उसकी मदद उनको क्लासरूम में अपने स्कूल में मिलेगी। तो
जी मैडम। धन्यवाद सर। हाँ, आप कुछ रखना चाहें वो रख के अपनी बात संक्षिप्त में और एकता मैम को की बातचीत सुनेंगे। हाँ जी मैडम, मैं मिसिंग को ही रख रहा था। सर। मिसिंग मिसिंग ये है कि ग्राउंड लेवल पे अभी ये नया फील्ड है और इसमें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। इसमें क्या है कि पहला पार्ट आता है चिकित्सा का। ऐसे बच्चे जिनकी कुछ सर्जरी हो सकती है, जिनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो पहले तो ये इसमें ये रहता है कि हम ऐसे बच्चों को वो चीजें दिलवाएं। कई बार किसी बच्चे को कम दिख रहा है, उसको ऑपरेशन करवा के और उसको चश्मा लगवा देते हैं, तो वो बच्चे को सामान्य दिखने लग जाता है। ऐसे 2-3 केस मेरे यहाँ थे। एक बच्चे का जो ममता मैडम बता रहे हैं, अमृत विद्यालय श्री गंगानगर में आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट आंखों का होता है, तो वहां से उस बच्चे का ट्रीट करवा के एक बच्ची थी, उसको पूरी साइट पूरा विजन आ गया और वो सामान्य बुक्स जो है वो पढ़ने लग गई। तो इसमें जो मेन बताने वाली बात थी, मैं शॉर्ट में 2 मिनट में बताने वाला हूँ कि अभी ये जो स्टेप चल रहा है ना राजस्थान में एजुकेशन का, ये अवेयरनेस का स्टेप है। इसमें चिकित्सा और उसका पुनर्वास महत्वपूर्ण है। और जो शिक्षा जो है ना, जैसे मैडम खुद दे रहे हैं, ऐसे शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन हम दिलाते हैं बच्चों को। उसके बाद में वो बच्चे सामान्य कक्षाओं में जनरल टीचर से ही पढ़ते हैं। एक बच्चा जैसे मान लीजिए ब्लाइंड है, उसको ब्रेल लिपि नहीं आ रही है, तो उसको ब्रेल सिखा दी, उसके बाद उसको ब्रेल बुक देके जनरल क्लास में बिठा दिया जाता है। वो अपने उस किताब से जनरल बच्चों के साथ जनरल टीचर से ही पढ़ता है। तो जो स्पेशल टीचर की भूमिका है, वो केवल पढ़ाने तक की सीमित नहीं है। उस बच्चे को उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनका चिकित्सा अगर कुछ है वो करवाना और उनको जनरल क्लासों में एडजस्ट करना, ये कुछ इसमें थोड़ा सा रोल है जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है मैडम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। एकता मैडम आप कंटिन्यू करें। जी धन्यवाद विक्रांत सर। और आगे जब एकता मैम का प्रेजेंटेशन हो जाए, आपको लगे कि कोई ऐसी बातचीत है जो हमारे शिक्षक साथियों को मदद करे, तो आप जोड़िएगा, है ना। जी एकता मैम कंटिन्यू करिए आप। जी मैम। जी मैम, मैं कहना चाह रही थी कि सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि शीघ्र हस्तक्षेप बच्चों का करना, क्योंकि जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये भी आती है कि बच्चे को कैसे सुनाई दे रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने हेमेंद्र है, एक हमारे कक्षा 3 में पढ़ रहा था बच्चा, तो उस बच्चे को मतलब कि शुरू-शुरू में जब गई तो मैंने नॉर्मल देखा, मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट डे मतलब ये बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है या ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है। मतलब उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल फेस पे स्माइल और ये चीज़ें मैंने देखी उसके। मतलब जब मैंने क्लासरूम में काम देना शुरू किया तो जैसे मैंने उसको आवाज़ लगाई, तो बच्चा मतलब कि उसको पता नहीं चल रहा, वो देख रहा है मतलब मेरी तरफ, लेकिन वो उसको मतलब कोई अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा बच्चा। लेकिन जब स्कूल में आई तो जैसे मैंने कैटेगरी देख ली थी कि 3 बच्चे हैं, तो उसमें जैसे रजिस्टर पे मार्क है कि ये बच्चा CWSN है। तो मतलब कि मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात की कि मतलब बच्चे को क्या-क्या प्रॉब्लम कैसे-कैसे हुई। तो मतलब उनके जो दादाजी हैं बच्चे के, हेमेंद्र के, तो वो आए और उन्होंने बताया कि मैडम ऐसे करके हमने सभी इलाज करवा लिए। जैसे सर बोल रहे हैं कि चिकित्सा भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं मतलब स्पेशल बच्चों को लेके, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मतलब कि अपनी लापरवाही की वजह से भी कई बार बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इलाज से बहुत जल्दी मतलब बच्चे कवर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हियरिंग मतलब इम्पेयर्ड की जो चाइल्ड है उनको कोक्लिया इम्प्लांट होता है। तो मतलब कि अगर वो करवा दिया जाए तो बच्चे को थोड़ा सुनाई देना, बच्चे को आवाज़ के बारे में थोड़ा पता चल जाता है। मतलब साइन लैंग्वेज जैसे है उनसे मतलब बच्चे को अच्छे से बच्चा कवर कर पाता है। लेकिन शुरू-शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, बच्चे के मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, तो वो मतलब कि धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। और 3 बच्चे और थे जैसे मेंटल रिटार्डेशन के थे। मैंने देखा कि एक बच्चा तो बिल्कुल मतलब फर्स्ट क्लास का था वो बच्चा। तो जैसे गेट के पास बैठना और रोना, मतलब उसका सारा दिन शुरू से लेके मतलब सुबह 7:30 बजे से लेके बच्चा रोता और मतलब 1 बजे तक वो रोता। अपने भाई को मतलब चिल्लाता वो कि मेरे को घर पे जाना है, मेरे को घर पे छोड़ना है, मतलब वो रोता रहता सारा दिन। उसका भाई 5th क्लास में था तो उसकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। तो मतलब मैं भी किसी टाइम ऐसे लगता कि मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊँ? मतलब कैसे इस बच्चे को ट्रीट करूँ, क्योंकि मैंने ब्लाइंड फील्ड से किया था तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के बारे में। जी। तो हेलो?
तो मैम आ रही है आपकी आवाज? जी मैम मेरे पास मेरी आवाज ही डबल आ रही है। अच्छा, कई बार ऐसी दिक्कत हो। तो एकता मैम जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं तो उसका फोटो भी है जो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ, है ना? देखिएगा। जी मैम रुको जी, प्रेजेंटेशन मोड पे दे सकती है। जी जी उमर भाई। जी ये है मैम। तो मैम जी जिस ये मैम हाँ एकता मैम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो है ये। हाँ एकता मैम आप बता सकते हैं। जी मैम बिल्कुल ये हमेंदर है, कक्षा 3 का स्टूडेंट है। शुरू में ये बच्चा बैठा रहता था मैम। एक्चुअल में मेरे पास मेरी आवाज दोबारा रिपीट हो रही है। मैम आप एक बार म्यूट करके अनम्यूट आवाज हो रहा है। अभी हो रहा है। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए। नहीं, लेकिन मुझे ना सभी की आवाज इको हो रही है अभी। मुझे लगता है स्क्रीन शेयर करने के दौरान ये हुआ है, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग रोकती हूँ और उसके बाद दोबारा करती हूँ, है ना? अगर उससे कोई दिक्कत हुई तो शायद ठीक हो पाएगी। अभी तो सही आ रही है आपकी। अभी सही है। तो एकता मैम है। आप कंटिन्यू करें। एकता मैम हेलो जी एकता मैम। हाँ जी ये मैं ये कह रही थी कि हमेंदर है कक्षा 3 के विद्यार्थी। तो ये मतलब कि बच्चा ऐसे था, शुरू में ये बच्चा बैठा रहता था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ इस बच्चे में कि ये बच्चा बैंक में साइन भी कर लेता है और अपनी कॉपी में अपना नाम लिखना और 2-3 वर्ड मतलब लिखना, इंग्लिश का काम करना, मतलब जो श्रुति लेख है वो भी, मतलब इस बच्चे को सुनना नहीं आ रहा। हेलो मैम साउंड आवाज रिपीट हो रहा है। और कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं आपके पास? आप सभी का साउंड रिपीट हो रहा है। हेलो अब सही है। अब सही आ रहा है आपका साउंड। जी बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूंगी कि हेमेंदर कक्षा 3 का विद्यार्थी है। ये शुरू में इस बच्चे को लेके काफी चुनौतियां का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बच्चे को शुरू में बैठना तक नहीं आ रहा था। मतलब ये बच्चा घूमता, मतलब दूसरे बच्चों को देखता, अगर कोई बच्चा पानी पीने के लिए जा रहा है तो उसके साथ ही दौड़ना, उसके साथ ही वापस मतलब क्लास में बैठना, फिर वापस अगर कोई दूसरा बच्चा जा रहा है तो उसके साथ उठ के चले जाना। तो धीरे इस बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि ये बच्चा आराम से दूसरे बच्चों के साथ आज बैठता भी है और अच्छे से पढ़ता भी है। इंग्लिश का हिंदी का भी वर्क अच्छे से कर लेता है और अपना साइन भी अच्छे से करने लग गया ये बच्चा, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी इस बच्चे को लेके अवेयर हो चुके हैं। और मतलब जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ, जैसे मैंने गिनती लिखी है 1 से 100 तक, तो फिर ये बच्चा मतलब बहुत अच्छे से, इसकी राइटिंग इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है बच्चे की। शुरू में इसको मतलब अक्षरों की बनावट का भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब धीरे मतलब इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि ये बच्चा अच्छे से कवर कर लेता है। मतलब अगर इसको कह दिया जाए कि अपना नाम लिख, तो मतलब साइन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको इशारा करके, क्योंकि ये बच्चे को ना तो सुनाई देता है और ना ही ये बच्चा बोल पाता है, तो इसको इशारा किया जाए कि अपना नाम लिख, तो वो अपना नाम अच्छे से लिख लेता है।
मतलब कि ऐसे इस बच्चे में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पहले शुरू में तो इस बच्चे से मतलब सारे अलग रहते थे, थोड़ा हीन भावना से देखते कि इसको कुछ नहीं आता, ये बच्चा बोल नहीं पाता, या क्लास में इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता था कि बच्चे इस पे हंसते थे। लेकिन जब मैंने इस बच्चे को खुद इम्पोर्टेंट देनी शुरू की कि इसको चेयर के पास बिठाना और मतलब इसको काम देना और इसको वेरी गुड बोलना और इसकी पीठ थपथपाना, तो ऐसी कई एक्टिविटियां की मैंने जनरल वे में रोज ही डेली रूटीन में। तो दूसरे बच्चों को भी लगा कि मैडम इनको इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हम भी अच्छा करें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में मैंने देखा मेरे क्लासरूम में कि बच्चे इवन आंगनबाड़ी के भी जो बच्चे मतलब कुछ टाइम के बाद क्लास में आते थे, मतलब 12-1 बजे तक बच्चे आंगनबाड़ी में रहते और उसके बाद जैसे आ जाते मतलब स्कूल में, जैसे 4 बजे तक स्कूल का, तो वो बच्चे जब मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाती तो आंगनबाड़ी के बच्चे भी काफी एक्टिव हो गए थे कि मैडम इस बच्चे को सिखा रही है तो हम भी बोले। तो मतलब धीरे-धीरे ये चीजें मतलब मतलब अगर अपने ये सोच रखें कि ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो अगर एक टीचर कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि कई टीचर्स की मानसिकता होती है कि ये बच्चे स्लो लर्नर हैं, ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ये बच्चे समाज का हिस्सा नहीं है, इन बच्चों ने आगे जाके क्या करना है। तो ये जो मतलब रूढ़िवादी धारणाएं हैं, तो उन धारणाओं को मतलब कि आज काफी हद तक ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने खुद देखी हैं ये चीजें, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि आज ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड कि लोग आईएएस बन रहे हैं, कि बच्चे आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में भी विशेष बात होती है। तो ये मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे क्लासरूम को लेके। तो अभी हम एकता मैम का बच्चों और स्कूल के कुछ झलकियां पीपीटी के माध्यम से देखते हैं ना। बाबूलाल जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं? रूप कौर जी, तस्वीरों के साथ अगर कुछ कुछ बताते चले मैडम या आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई मैम बता रही हैं। जी मैम। जी मैं बताना चाहूंगी इस पिक के अकॉर्डिंग कि जो ये 3 फ्रंट रो में बैठे हैं बच्चे, ये तीनों ही स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं। फर्स्ट जो बच्चा बैठा है हमेंद्र, ये कक्षा 3 का है और ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का चाइल्ड है, मतलब इसको ना तो सुनाई देता है इस बच्चे को, ना ही ये बच्चा बोल पाता है। दूसरा बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है, इसका आईक्यू लेवल बहुत कम है। और थर्ड भी मेंटल इलनेस का बच्चा है। तो ये तीनों बच्चे स्पेशल के हैं। मतलब अब नॉर्मल बच्चे भी हैं जो वो भी मतलब कि इन बच्चों को बोलते थे कि ये बच्चे आगे बैठे हैं और एक्टिव होके, कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि ये तीनों स्पेशल के बच्चे हैं और ये बच्चे बहुत अच्छे से लिखना जान गए हैं। एकता मैडम, जो तस्वीरों में दिख रहा है ये बच्चे सबसे आगे बैठे हैं, शायद टीचर के सबसे पास में। तो इस मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहेंगी? एज ए आप इस पूरे मुद्दे को आपने ट्रेनिंग भी ली है, इसका क्या महत्व है कि ये जो बच्चे हैं, हमने कई बार कई क्लासेस में देखा है कि थोड़ा सा स्पेशली चैलेंज बच्चे आमतौर पे पीछे दिखते हैं, क्लास में सबसे पीछे। तो जब आप इनको आगे रख रही हैं, अपने पास रख रही हैं, तो इसका इसका शैक्षणिक महत्व के ऊपर थोड़ा सा बात रख दीजिए। जी सर, मेरा भी है, मतलब उमर भाई के से साथ जुड़ता हुआ ही एक तमाम की, जैसे इन बच्चों को इन सारे अन्य बच्चों के साथ में ही रखा है, तो क्या अलग रख के एक बार मतलब पहले से ही ऐसा प्लान था या पहले कुछ और स्ट्रेटजी थी, बाद में एक साथ रखा, वो क्या था? अगर कुछ है तो मिलता जुलता ऐसे ही रख दिया सवाल। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्योंकि शुरू में सर मुझे ये चुनौती थी कि ये बच्चों को उठना बैठना तक भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बच्चे मतलब कभी इधर भागते कभी उधर भागते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरी चेयर और मतलब टेबल आगे रखती थी मैं टेबल, तो उसके बिल्कुल जस्ट पास में, जैसे ये बच्चे नॉर्मल सारे बच्चे सामने बैठे हैं, मैं बिल्कुल अपने चेयर के पास ही बिठाती थी बच्चों को, तीनों को।
इनको तीनों को अलग वर्क देती और उसके बाद दूसरे बच्चों को वर्क देती थी। शुरू-शुरू में ये मतलब उनको धीरे-धीरे मैंने उठना बैठना सिखाया, तो उसके बाद जैसे मतलब मैंने इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मतलब आगे की रो में क्योंकि पीछे रहते हैं तो बच्चे कई बार शोर करना और ये बच्चे मोस्टली ऐसा करते हैं, तो इन बच्चों का ये था कि मुझे इन बच्चों को सामान्य क्लास में मतलब कि दूसरे बच्चों की ही तरह ट्रीट करना, भी इनको अलग से मतलब स्पेशल मतलब वो नहीं करवाना, फील नहीं करवाना कि मैडम हमें स्पेशल ध्यान दे रही हैं हमारे ऊपर। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी बच्चे की स्पेशल बच्चे की हेल्प करते हैं तो मतलब बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में नहीं आ पाता, मतलब कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं बच्चे की, आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि मैडम ठीक है, मैडम करवाएगी, मैडम करेगी। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ इसीलिए बच्चों के साथ आगे शुरू की ताकि बच्चे सेल्फ डिपेंड हो सकें, मतलब खुद आत्मनिर्भर बन सकें, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो पाएँ। इसलिए मैंने बच्चों को सर आगे बिठाना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बच्चों को अपनी चेयर के साथ ही बिठाती थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मैंने बच्चों को मतलब कि नॉर्मल दूसरे बच्चों के साथ मतलब उसी तरीके से बिठाना शुरू कर दिया था। इस पीपीटी के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारे जैसे लास्ट 15 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स होते हैं, तो मेरी आदत है बच्चों के साथ मतलब कि सेल्फी लेने की या फोटो खिंचवाने की, मेरा शौक भी। और मतलब मोस्टली ये होता कि जैसे ही मतलब 10 मिनट लास्ट के बचते तो मैं बच्चों के मतलब अपना फोन और मतलब लेके बैठ जाती, तो बच्चे मेरे पास आ जाते और फोटो खिंचवाने के लिए। इसमें भी 2 बच्चे स्पेशल के हैं, मतलब थोड़ा उनकी पिक क्लियर नहीं आ रही है, तो मतलब कि उनको भी शौक मतलब एक कहते हैं कि इंटरेस्ट आ गया था कि मैडम हम भी फोटो खिंचवाएंगे अपने आपके साथ। तो ये उस टाइम की फोटो है। ये जब स्कूल टाइमिंग ओपन होता है तो ये हमेंदर है जो ब्लू कलर के मतलब बैग टांग रखा है पीछे, पिंक और ब्लू कलर की वो दिखाई दे रही होगी सबको। तो ये बच्चा स्पेशल का बच्चा है। ये इसके चेहरे पे ऐसे देख के नहीं लगेगा कि ये बच्चा स्पेशल का है। इस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, इस बच्चे को ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो मतलब कि इसके साथ ये जब जैसे भी मेरे पास आता है और फोटो खींचने के लिए, और सबसे बड़ी इस बच्चे की ये विशेषता रही है, मैंने देखा सर शुरू-शुरू में मतलब ये बच्चा मतलब इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही एक स्कूल की चाबी सर मेरे पास रहती है, जैसे एक संस्था प्रधान सर के पास रहती है तो दूसरी मेरे पास रहती है, तो जैसे ही मैं स्कूल मतलब ओपन करती, जाके जैसे ऑफिस का रूम ओपन करती, तो ये जो स्पेशल का बच्चा है ये भागते हुए आता और सब क्लासरूम की चाबी उठाता, और मतलब इतना एक्टिव हो गया ये इस मतलब अब के टाइम में कि ये बच्चा खुद ऑफिस में जाता और भाग के चाबी उठाता और पैर छूता और मतलब उसके बाद सारे क्लासरूम खोलता और झाड़ू उठा लेता और ऐसे बोलता कि मुझे ये मतलब सफाई करनी है, मतलब क्लासरूम की, मतलब अपना बैग रखता और दूसरों को भी बोलता कि, और उस पे हंसता कि आपके तो क्लासरूम खुली नहीं और हमारे खुल गए। मतलब यूपीएस और पीएस का थोड़ा डिफरेंट है हमारे स्कूल में। साइड में पीएस का एरिया है और ऊपर यूपीएस का एरिया है, तो मतलब बच्चे ने काफी मतलब प्रोग्रेस की है इन बच्चों ने। मैं एकता मैम की बात में ही ये जोड़ना चाहूंगी कि बच्चे ऐसा नहीं है, इन बच्चों के लिए एक सामान्य स्कूल में पढ़ने का ये भी एक फायदा मिलता है इनको कि बच्चे परिवेश से भी कुछ सीख रहे होते हैं, अपने साथियों से सीख रहे होते हैं कि कैसे, तो वो बच्चा देख के सीखा है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता तो वो देख के सीखा है, तो ये भी एक जरूरत है। इसीलिए हमारे एनसीएफ 2005 में भी ये कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों को समावेशित माहौल में तैयार किया जाए, है ना, जिससे क्या होगा कि विशेष बच्चे होंगे, उनके जो हाशिए से परे धकेलने वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी, उनको भी समान अवसर मिलेंगे, तो बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं। और यहाँ दूसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम सामान्य बच्चों को भी कभी कभी ये कह देते हैं कि ये मेंटली रिटायर्ड है, तो दोनों के चैलेंजेस में क्या फर्क होता है एक सेंसिटिविटी के साथ, अगर हम इस चीज को सोचें
या किसी कम्युनिटी विशेष के लिए कभी कभी इस तरह के हम कमेंट कर देते हैं कि ये एक समुदाय के बच्चे नहीं सीख सकते, तो हर बच्चा सीख सकता है ना। यहाँ ये भी एक बात जो एकता मैम की बातचीत से आ रही है। रूप कंवर जी। जी मुकेश जी सर जुड़े हुए हैं। मुकेश जी सर का एक सवाल है कि उनके स्कूल में एक बच्ची है जो मेंटली वीक है और स्कूल में भी कम आती है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसके साथ किस तरीके का काम की शुरुआत होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी अगर मुकेश जी आप अनम्यूट करके इसको थोड़ा और क्लियरली रख पाए तो और ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज मैम इसका आंसर दे सकते हैं। हेलो जी मुकेश जी सर बोलिए। वैसे तो शांति मैडम ने बता दिया है कि जैसे मेरी ज्वाइनिंग तो मैडम अभी 1.5-2 साल हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं आया था तो उनको जो बच्ची थी 6 क्लास में थी उसको देखा तो मुझे भी मालूम नहीं था कि वो CWSN से मतलब रिलेटिव है। और मैंने जैसे ही मतलब कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश की, मतलब थोड़ा यूं बातचीत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो एक तो रेगुलर रहती नहीं है और पढ़ना लिखना बिल्कुल आता है नहीं। तो मतलब उसके साथ में शुरुआत कैसे की जाए कि मतलब उसकी क्या समस्या है या तो उसकी जो प्रॉब्लम वगैरह है उसके गहराई से कैसे समझे उसको। जी मैम। हेलो। जी सर, मतलब कि शुरू में जब मैं भी स्कूल में गई थी तो मेरे लिए भी सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि एक मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा था। वो तो फर्स्ट क्लास में था, मतलब कि उसका सुबह से लेके रोना और शाम तक एक्सक्यूज मी एकता जी, मैं सुमन शर्मा। बच्चा इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक्सक्यूज मी एकता मैडम, मैं सुमन शर्मा इस बात पर कुछ कहना चाहूंगी कि किस तरह से मेंटल रिटार्डेड बच्चे को हम अपने साथ में जोड़े, फर्स्ट टाइम पे जाए और कैसे हम जोड़े। कृपया कोई मेरी बात सुन रहा है? जी सुमन हाँ जी मैम। हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखो, जब मैं स्पेशल फील्ड से हूँ और मैं 10 साल इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। अभी मेरी राजसमंद पोस्टेड है और मैं MR से हूँ। तो जब भी हम मेंटल रिटार्डेड बच्चे को या फर्स्ट टाइम पे मिलते हैं तो सबसे पहले उसके साथ में रैपो बिठाना होगा। उसके साथ में जैसे कि अपनी उसको साथ में रखना, साथ में बिठाना, उसको उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी क्या उसे पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम उसे वर्क दे तो बच्चा आई थिंक अपने पास में आएगा। और फिर हम उस लेवल को जानते हुए, उसके बेसिक नीड को जानते हुए हम उसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उस बच्चे को, एक मेंटल रिटार्डेड बच्चे को हम अपने साथ में जोड़ते हुए और उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग उसे वर्क देते हुए क्लास में इंक्रीज कर सकते हैं, क्लास में अदर बच्चों के साथ में जोड़ सकते हैं। पर पहले उसे हॉबी के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग वर्क देते हुए धीरे धीरे उसे आगे ला सकते हैं। तभी एक मेंटल रिटार्डेड बच्चा अपने क्लास में अदर बच्चों के साथ में मिक्सअप हो सकता है। जी थैंक यू सुमन मैम। तो एकता मैम आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हैं इससे जुड़े हुए कि बच्चों के साथ शुरुआत में कैसे काम करते हैं आप, जिससे वो आपसे सहज ही जुड़ जाते हैं। जी मैम, बिल्कुल। मतलब कि अगर मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है तो उसके साथ मतलब इन बच्चों के साथ, जैसे कल भी इसमें सेमिनार में बात की थी, कल भी सुखदेव जी सर ने बताया था कि मैंने एक बच्चे को पीटा और मतलब कि मतलब वो हो गया, तो किसी टीचर्स ने बताया कि बच्चे को नहीं पीटना है, उन्हें प्यार से हैंडल करना है। तो सेम वही बात मैं भी रिपीट करना चाहूंगी कि इन बच्चों को प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब इन बच्चों के साथ अपने प्यार से हैंडल करें इन बच्चों को, तो ये बच्चे बहुत जल्दी एक्टिव और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। मतलब हाँ जी, ये बात तो जरूर है कि नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा इनमें थोड़ी सीखने की मतलब की क्षमता है वो थोड़ी धीरे होती है, मतलब थोड़ा स्लो सीख पाते हैं, लेकिन सीख जाते हैं ये बच्चे। तो जैसे एक बच्चा था तो मतलब शुरू में उसका रोना, मतलब इधर मतलब चीखे लगाना और मतलब अपने भाई को पीटना और मतलब कॉलर पकड़ना, मतलब हाइपर एक्टिविटी करता था एक बच्चा।
तो जैसे मैंने धीरे धीरे मेरे पर्स में कभी मैं टॉफी ले गई, कभी चॉकलेट या कभी पेंसिल, कभी मेरी आदत थी स्कूल में जैसे कॉपियां और किताबें और मतलब ये चीजें लेके जानी बच्चों के लिए। तो जैसे मैंने उसको धीरे धीरे कभी एक पेंसिल दी, कभी मैंने उसको टॉफी चॉकलेट दी, तो वो धीरे धीरे मेरे पास आने लग गया वो बच्चा। पहले तो वो दूर भागता था, मतलब देख के ऐसे ना छिप जाता कई बार, और उसको ये था कि मैडम दूसरे बच्चों को मार रही है तो शायद मेरे को भी मैडम पीटेगी। मतलब उस बच्चे की ऐसी थिंकिंग थी थोड़ी सी ऐसी शुरू शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उसके मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहा, भी बच्चे में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो, तो मतलब वो बच्चा आज की कंडीशन में ऐसे है कि वो बच्चा जब मैं चेयर के पास बैठी होती हूँ तो पीछे से आके गले लगा लेगा वो बच्चा। मतलब पहली क्लास का वो बच्चा अब सेकंड में हो गया था। तो वो बच्चे के जैसे मैंने कभी स्केच पेन ले लिया तो उसके मतलब चिन पे स्माइल बना दिया, उसके हाथ पे स्माइल बना दिया। तो ये तो नॉर्मल बच्चा तो मतलब इस एक्टिविटी को उनको तो अच्छा लगता था, वो कहते थे मैडम मेरे भी बनाओ। तो वो दूसरे बच्चे हंसते तो वो भी बच्चा धीरे धीरे हंसने लग गया था। तो ऐसे मतलब अगर अपने कोशिश करें तो मतलब बिल्कुल ये बच्चे सीख सकते हैं। अगर एक टीचर चाहे तो इन बच्चों को सिखा सकता है। मतलब इनकी सीखने की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ये बच्चा बहुत मतलब जल्दी कवर भी कर पाते हैं ऐसे बच्चे। जी थैंक यू। एकता में मेरी दो जिज्ञासाएं हैं आपसे। एक तो ये मुझे जानना है, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज हेलो? आ रही है। हाँ, मेरी दो जिज्ञासा है। एक तो ये है कि ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके प्रति आपका एक नजरिया जो है बहुत ही हेल्प वाला, उनको एक्सेप्ट करने वाला। सबसे अच्छी बात है कि आप उनको एक्सेप्ट किए और जो चैलेंजेस आते हैं उसको सिखाने में, उसके ऊपर भी आपने काम किया और आपके पास एक अनुभव है। तो यहाँ पे उन बच्चों के साथ जो नॉर्मल है उनके बीच में इस तरह के बच्चों की स्वीकृति किस तरह की होती है? जनरली गांव में होता है कि भाई जो अंधा होता है उसको कुछ अलग तरह से उसको चिढ़ाते हैं, या ऐसा उसको नाम से नहीं बल्कि उसकी स्पेशलिटी से पुकारते हैं। तो उन बच्चों के बीच में इन बच्चों को स्थापित करना, उसको आदर सहित और सम्मान सहित उनसे बर्ताव करने की किस तरह की चीजें आप देखते हैं बाकी बच्चों के द्वारा? दूसरा ये होता है, एक जिज्ञासा दूसरी ये है कि सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट नहीं करती है ऐसे बच्चों, और अगर वो पेरेंट्स के साथ है तो वहां पे सिर्फ उसको खाने पीने, निलाने या उसको साफ सुथरे रखने में भी कई तरह की चैलेंजेस मैंने देखे हैं इस तरह के बच्चों के साथ में, और उनको अनवांटेड मानते हैं। लेकिन आप उसको मतलब स्कूल में सिखाते हैं और उसको धीरे धीरे तैयार करते हैं, उसको पढ़ने लिखने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। तो सोसाइटी के प्रति आपका जो नजरिया, मतलब सोसाइटी का आपके प्रति नजरिया किस तरह का है कि हमारे बच्चे को देखो इन्होंने इतना सिखाया, ये कभी मिले आपको थैंक यू बोला, या कभी इस तरह से आपके साथ वो नजरिया जो वो अब तक नहीं देख पा रहे थे ऐसे बच्चों? तो दोनों तरह की चीजों का थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि समाज जो जिसको ठुकरा चुकता है और उसको एक टीचर जो है वो कैसे स्वीकृति और एक्सेप्टेंस दिलाता है सोसाइटी के बीच में। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। जी सर बिल्कुल, मतलब कि ये चीज भी मैंने बहुत ज्यादा फील की हुई है, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे हैं एक स्पेशल बच्चे को किस हीन भावना से देखते हैं। मतलब ये चीजें जब बच्चा रोता था तो उसको ऐसे देखते थे भी, मतलब ये बच्चा रो रहा है, क्योंकि जो छोटा बच्चा आता था फर्स्ट क्लास का, वो अपने 5th क्लास के मतलब भाई के, मतलब उसका जो भाई था वो 5th क्लास में पढ़ता था, तो उसके साथ वो बच्चा बैठता था। तो 5th क्लास के जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मेरी आदत थी कि मैं जिस क्लास में बैठती शुरू शुरू में, लेकिन बाद में तो उनको कक्षा के स्तर के अकॉर्डिंग बिठाने लगी थी, लेकिन शुरू शुरू में मैंने महीना 2 महीने उनको मतलब जिस क्लास में बैठती उस क्लास में मतलब बच्चों को लेके बैठती थी मैं। मतलब कि शुरू शुरू में मैंने यही काम किया। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब पेरेंट्स भी आए, जैसे अभिभावक मीटिंग अभी थोड़े टाइम पहले जब कोरोना से जस्ट पहले पेरेंट्स मीटिंग थी, तो उसमें अभिभावक आए तो मतलब उन्होंने एक बात बोली बहुत अच्छी कि मैडम आप आए हो तो हमने काफी चेंज देखा है बच्चे में, क्योंकि उनके आगे ही, पेरेंट्स के आगे ही बच्चे ने मतलब गिनती लिख के दिखा दी और इंग्लिश में ABCD लिख के दिखा दी और मतलब अपने साइन करके दिखा दिए बच्चे ने। तो मेरे लिए सर इससे बड़ी उपलब्धि कोई भी नहीं थी कि
कि बच्चे ने जो मैंने सिखाया तो बच्चा कवर कर पाया, क्योंकि अपने मेंटल रिटार्डेशन बच्चे से मतलब इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि मतलब कि ये बच्चा बहुत टाइम तक किसी चीज को याद कर पाए। तो मतलब कि इसमें पेरेंट्स का मतलब एक टीचर्स पे बिलीव हो जाता है कि जब मैं आई थी तो मतलब टीचर स्टाफ ने भी दूसरों को बताया कि मैडम इन बच्चों के लिए आई है स्पेशल, तो आप बच्चों को भेजो, मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजा करो स्कूल में। तो सर इस चीज से पेरेंट्स की काफी थिंकिंग चेंज हो गई, क्योंकि अब भी कभी वो पेरेंट्स मिलते हैं मुझे, अभी भी स्कूल में जैसे अपने जाते हैं रोज तो मिलते हैं, तो बहुत इज्जत सम्मान के साथ बोलते हैं कि मैडम कब स्कूल शुरू होंगे। तो मतलब ये काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ, कि बहुत पॉजिटिव व्यू मिलते हैं उनसे कि मैडम आपने जब आप आए हो तो मतलब बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कि लोग तो ऐसे, क्योंकि पहले वाली थिंकिंग सर ये थे कि कहीं पेरेंट्स जाते हैं तो 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक स्पेशल बच्चा है तो उस बच्चे को घर पे छोड़ के जाएंगे और नॉर्मल बच्चे को ले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है। मतलब मोस्टली ऐसे था। तो शुरू शुरू में जैसे स्कूल में भी बच्चे आते थे वो नहा के नहीं आते जैसे स्पेशल के बच्चे, तो फिर मैंने जो बच्चे थे स्पेशल के मैं उनकी तरफ कहती भी ना, ये देखिए कितना सुंदर बन के आया और बेटा तू ऐसे बन के आया, तो मतलब उनको बोलती तो कल से सुंदर बन के आएगा तो मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मतलब ऐसे उनको फीडबैक दिया तो काफी बच्चों में चेंज हो गया। तो ये पॉजिटिव व्यूज काफी हैं मेरे लिए। जी मैम, थैंक यू। सोशल इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जहाँ पे हम शिक्षक अगर स्वीकार कर लें उन बच्चों को तो सोसाइटी और बाकी लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है हमारा समावेशी शिक्षा का, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तो है ही, इसके अलावा समाज के वो वर्ग भी हैं जो वंचित हैं और इस तरह से, लेकिन आप पर्टिकुलरली स्पेशल बच्चों के लिए आप काम करते हो और वाकई वो स्पेशल होते हैं। तो कभी अभी नहीं, कभी और शेयर करिएगा कि एक स्पेशल बच्चा कैसे धीरे धीरे वो सीखता है और किस तरह से एक लंबे 5 6 7 साल के बाद में स्पेशलिटी के साथ निकलता है, क्योंकि अगर कोई चीज कुदरत ने कोई एक आध चीज कम दी है तो उसको बाकी चीजें जो है बहुत जबरदस्त देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बिहाफ पे वो बाकी जो नॉन स्पेशल लोग हैं उनसे बहुत स्पेशल आगे निकलते हैं, और ऐसे कई सारे उदाहरण आप और हम रोज अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो बहुत अच्छा है आप जो काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हम आपके काम से काफी प्रभावित हैं और आप इस काम को उसी ऊर्जा के साथ मैम जारी रखें, और जितने शिक्षक साथी इसको सुन रहे हैं वो भी कहीं न कहीं पॉजिटिविटी अपने इस काम के लिए रखें। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जैसे ये पिक है सुबह की 7:15 मिलकर, तो जो ये 3-4 बच्चे खड़े हैं ये तीनों स्पेशल के बच्चे हैं, और मतलब गुरुवार को जैसे फ्रूट्स बांटना स्कूल में, तो मैंने इन बच्चों के द्वारा ही मतलब कि शुरू शुरू में ये था कि बच्चे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब मैंने इन बच्चों को आगे रखा, मतलब नॉर्मल बच्चों से भी इन बच्चों को थोड़ा आगे रखा। तो जैसे बच्चों से फ्रूट बंटवाना, तो मैंने स्पेशल बच्चों से फ्रूट्स, ये पिक है कि जिसमें तीनों स्पेशल के बच्चे हैं और ये सभी बच्चों को फ्रूट्स बांट रहे हैं और बड़े खुश हैं कि हमें मैडम ने काम दिया और हम इसको काम को कर रहे हैं। तो मतलब अगर इन बच्चों को अपने आगे समाज की धारा में आगे मतलब अपने जोड़ना चाहें तो इन बच्चों के साथ हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि एक मतलब शेष में एक हेलन केलर रह चुकी हैं जो बधिरांध भी थी और मतलब उनको दिखाई भी नहीं देता था, दृष्टि बाधित हैं, तो उनकी एक मतलब डेफिनेशन मतलब उन्होंने लिखी हुई है, तो वो मैं बात जरूर करना चाहूंगी उस पे भी, कि विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। तो इसी वर्डिंग पे भी मैंने काम किया कि मतलब कि अगर अपने सोच लें कि ये बच्चे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, ये बच्चे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो मतलब इस चीज को मैंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और मतलब कि ये विश्वास किया कि ये बच्चे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट डे मतलब बच्चों से फ्रूट बंटवाए, तो मैंने क्लासरूम में भी देखा कि उनके चेहरे चमक रहे थे, मतलब ऐसे एक प्यार की नजर से बच्चे देख रहे हैं क्लासरूम में। तो ये भी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। ये थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा, ये मतलब जो फोटो है ये
राजसमंद की है। इसमें स्पेशल बच्चों को लेकर पूरे भीम ब्लॉक के जो जितने भी स्पेशल बच्चे थे, ऑल कैटेगरी के जितने भी बच्चे थे, उन सभी को हम टूर्नामेंट, जैसे नॉर्मल बच्चों के टूर्नामेंट होते हैं खेल के, तो इन बच्चों को मैं, जैसे ये केजीबीवी की छात्राएं हैं, मतलब भीम ब्लॉक की, तो इन बच्चों ने वहां पार्टिसिपेट किया और इन बच्चों ने काफी प्राइज भी जीते हैं। मतलब कि जैसे दौड़ की प्रतियोगिता भी थी, उसमें जलेबी प्रतियोगिता भी, मतलब इन बच्चों को हर एक्टिविटी में शामिल किया जाए ताकि नॉर्मल बच्चों की तरह ये भी बच्चे आगे बढ़ पाए। तो ये बच्चे राजसमंद में मेरे साथ ही गए थे, सभी बच्चे भीम ब्लॉक में मैं लेके गई थी सभी बच्चों को। तो इन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया वहां पे। आप इन बच्चों को जब देखते हैं तो ऐसे बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सभी स्पेशल के बच्चे हैं, लेकिन ये सभी जितनी भी लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं सभी स्पेशल ही हैं। हेलो जी, मुझे थोड़ा कुछ और जोड़ना था इसमें। ये बोल रहा था मैडम कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने जिस तरीके से जिन बच्चों के साथ में काम किया वो शुरुआती कक्षाओं के थे, तो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो, तो जब मैं आया था तो 6 में थी और अभी जो है वो 8 क्लास में है। तो उसके साथ में मतलब कहाँ से और किस स्तर से कैसी शुरुआत होनी चाहिए, मतलब तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ठीक। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि कई बच्चे, मतलब कि जब मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी तो 5वीं क्लास में ही मिला था मुझे सीधा बच्चा, मतलब 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो मैंने सर से भी पूछा कि इसने 4 साल इस बच्चे ने क्या किया, मतलब वही रूटीन, मतलब बच्चा कर रहा है, ठीक है। मतलब ये चीजें, मतलब चुनौतियां काफी आती हैं इन बच्चों, नॉर्मल बच्चों को लेके भी आती हैं, तो स्पेशल बच्चों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सर बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है सामने। तो मतलब मैंने जैसे वीआई कैटेगरी से किया है, ब्लाइंड फील्ड से किया है, तो इसमें मतलब अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग, मतलब आज के अकॉर्डिंग तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। मतलब कि RPWD है, एक्ट के अकॉर्डिंग 21 प्रकार की बहुविकलांगता है, जो मतलब कि इसको निशक्तता के 21 प्रकार बताए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रेनिंग्स आते हैं, जो मतलब कि ट्रेनिंग की जाती है, वो ट्रेनिंग लेते हैं और आगे अपनी, मतलब उसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को बढ़ाते हैं। लेकिन जब एक स्पेशल टीचर का किसी स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको उस अकॉर्डिंग, मतलब कि मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो ब्लाइंड फील्ड से था, लेकिन बाद में मतलब कि प्रॉब्लम आई कि मुझे तो हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे मिल रहे हैं या मेंटली रिटार्डेशन के बच्चे मिल रहे हैं, तो इन बच्चों के बारे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने SRG से भी बात की, मतलब और भी जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे फील्ड से रिलेटेड, जिनको काफी टाइम हो गया, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, मतलब इस फील्ड में, तो उन्होंने बताया कि इन बच्चों के लिए आप YouTube चैनल या कोई और बुक्स वगैरह जितनी भी हैं वो पढ़िए और बच्चों के साथ ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कीजिए कि बच्चों को ये ना लगे कि हमें कुछ स्पेशल, मतलब कि जानबूझ के ट्रीट किया जा रहा है, या मैं बच्चों से अलग हूँ, या मेरे को ही मैडम बता रही है और किसी बच्चे को नहीं बता रही है। तो धीरे धीरे, मतलब अगर अपनी कोशिश करें तो उन बच्चों के साथ काफी आगे हम बढ़ सकते हैं। क्या मैं आपके सवाल से आप, मतलब मेरे आंसर से सहमत हो पाई सर? जी ये भी तो हो मुझे सकता अभी है। भी ठीक है सर, आप बात रखिए अपने। मैं ऐसे कह रहा हूँ, यदि बच्चा 5th से जैसे 6 क्लास तक आ गया तो उसको स्पेशल नीड वाली जो स्कूल्स हैं उनमें भेज सकते हैं अपन। यदि छोटा स्टैंडर्ड में जैसे पहले 5th तक प्राइमरी तक है तो खुद की स्कूल में रखें तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ा बच्चा हो गया है, वो 6th 7th 8th में पढ़ रहा है और अब उसके साथ यदि उसको वापस से उसी स्टैंडर्ड में लाना चाहें तो उससे ठीक है कि उसको CWS इन स्कूल हैं, जैसे उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान है या और कुछ है, उसमें उसका एडमिशन हो जाए तो उसके आगे के फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। जी सर। जी सर, बिल्कुल। ऐसा
भी कर सकते हैं, मेरे लेकिन जब मेरे मेरे भी शुरू में एक बच्चा था जो 6 क्लास में जब पोस्टिंग हुई उस टाइम में था, वो 2 साल उसको वहीं रखा, पर उसमें ज़्यादा वो नहीं हुआ, तो उसको 8 क्लास में के बाद में, जैसे मैं गया था वो 6 पास करके 7th में गया था, 7th और 8th, फिर उसको 8th में नारायण सेवा संस्थान में भर्ती करवाया। वो वहाँ अच्छी एजुकेशन ले रहा है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। अभी 11th-12th में चला गया है। जी, कंटिन्यू। जी सर, आपकी जी। बात सही। हाँ, एकता मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं जी मैम, आप मैम। बोलिए। तो सर की बात सही है कि बच्चों को विशेष स्कूल्स में भेजा जा सकता है, लेकिन सर आप देखिएगा, समावेशी शिक्षा का जो एक खूबसूरत सा विचार है वो इसलिए भी है कि ये समुदाय का एक हिस्सा है, और सभी लोग अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार करने लग गए कि ये नहीं, विशेष बच्चे हैं, इनके लिए विशेष स्कूल होने चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह उपलब्ध हो पाए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बच्चा का स्टैंडर्ड यदि यूपीएस से अप है तो ही, बाकी यदि हाँ, बच्चा छोटा है तो उसको अपने पास में ही रखना चाहिए। लेकिन बच्चा यदि 8th या 9th में है तो अपन उसके साथ बाद में 100-150 बच्चों की क्लास है, उसमें ट्रीट नहीं कर सकते। अकेले बच्चे को उस तक लाइन तक नहीं ला सकते हैं, और वो आगे से आगे पिछड़ता ही रहेगा, वो आगे अपना फ्यूचर नहीं बना सकता है। लेकिन यदि उसको हम उस स्टैंडर्ड में जाने के बाद में स्पेशल स्कूल में भेज दें तो उसके लिए कुछ हद तक ठीक हो सकता है। जी सर, आपकी बात से सहमति है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर हमसे जो प्रयास हो वो करें, क्योंकि देखिए सरकार की ऐसी योजना रही तभी आप देखेंगे कि हमारे स्कूल्स में उन बच्चों का वो हमें देखने को मिल जाते हैं, वरना आप बड़े बड़े निजी स्कूल्स में ऐसे दृश्य नहीं देखने को मिलते जहां पे एक सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे साथ साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर कि ये समुदाय का एक विशेष हिस्सा है, और शिक्षा के समावेश से ही समाज में समावेश हो पाएगा इन बच्चों का, तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए, है ना। इसीलिए सरकार ने ये कॉन्सेप्ट बुना है कि भाई समावेशी शिक्षा हो, जिससे सभी बच्चों को, और इसे हम एक तरह से वर्ण व्यवस्था से भी देख सकते हैं कि किसी जमाने में सभी के लिए शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब इस तरह के कुछ प्रयास हुए तो आज देखिए, आज के दौर में सभी बच्चों को जाति के आधार पर कोई भेद नहीं है, सभी बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा मिलती है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि दिव्यांग बच्चों को भी देखें कि भाई अगर उनको भी इस तरह के अवसर दिए जाएं तो वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, बच्चों के साथ सीख पाएंगे, और इसका समाज और सोसाइटी पे भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरे बच्चे भी ये समझ पाएंगे, उनकी भी उनके प्रति सेंसिटिविटी होगी कि ये भी हमारे जैसे ही बच्चे हैं। ये भावना भी उनमें तभी आएगी जब हमारे स्कूल्स में साथ साथ बच्चे पढ़ रहे होंगे। हाँ, ये एक बात है कि सामान्य शिक्षक के लिए उन्हें पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन हम एकता मैम की बातचीत को देखें तो इतनी तरह की डिसेबिलिटी है कि एक प्रशिक्षक शिक्षक, मतलब जिसने ट्रेनिंग ले लिया, उसके लिए भी ग्राउंड लेवल पे काम करने में तो चुनौतियां रहेंगी, है ना। तो एक हम कैसे सेंसिटिव हों, हमारे कैसे सार्थक प्रयास हों जिससे एक बच्चा पढ़ाई से जुड़ पाए। तो एकता मैम और आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। मैं आपकी इसी बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्पेशल बच्चे हैं तो उनके लिए जो स्पेशल डिवाइस हैं अगर अपने स्कूल में अवेलेबल हो सके, क्योंकि हर ब्लॉक में एक संदर्भ कक्ष बनाया गया है स्पेशल बच्चों के लिए, वहाँ पे अभिभावक मीटिंग्स भी होती हैं। तो मतलब उनको अगर स्पेशल डिवाइस अपने नॉर्मल स्कूल में ही अवेलेबल हो जाएं तो मतलब उनके लिए थोड़ा अलग स्पेशल तरीके से अपने सोचें, उन्हें सिखाने के लिए अलग अलग तरीके सोचें, तो मतलब अपने उन्हें अलग ना समझें कि ये बच्चा अलग है। मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह अगर उसको ट्रीट करें तो मतलब कि काफी हद तक समावेशी शिक्षा सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये है कि विकलांग बच्चों तक ही ना इसको सीमित मान के, बल्कि इसका नॉर्मल बच्चे हैं तो उनका भी बहिष्कार ना हो, मतलब कि
सभी बच्चों को ही एक जैसी शिक्षा मिले, क्योंकि कई बार होता है कि अपने किसी बच्चे को कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये स्पेशल का बच्चा, कई बार वो बच्चा बहुत ज्यादा स्लो लर्नर होता है, अभी बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। तो मतलब इससे ये है कि इस किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसको अलग से कैटेगरी ना देके भी मतलब ऐसे सोचें कि ये बच्चा नॉर्मल ही है, नॉर्मल तरीके से जैसे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे इस बच्चे के साथ हम भी ट्रीट करें, वैसे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। और हमें ज्यादा से ज्यादा यही चाहिए कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर बना के उन्हें समाज की जो मुख्य धारा है उसके साथ इन बच्चों को जोड़ा जाए। मतलब उनकी जो असमर्थता है जैसे उनका पता लगाया जाए और उनको दूर करने की जितनी हो सके मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, हम इन बच्चों के लिए हैं तो इन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि ये हो नहीं सकता। मतलब अगर कोशिश करें तो हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलो एकता मैम, हेलो। जी सर, सुन पा रहे हैं। आप सब सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा कि जिस तरीके से CWSN बच्चों के लिए जैसे हुआ कि MR है, वो HI है, PH है, तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी या एसोसिएशन के टीचर उनको हॉबी के अकॉर्डिंग या लेवल के अकॉर्डिंग वर्क देना, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क देना, ये तमाम चीजें जैसे मैम ने बताया वो काफी सारी ठीक थी, हमें अच्छे से समझ में भी आई है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से था कि वो चाहे CWSN है या अपन उसको कैपेसिटी से लो में मान सकते हैं, तो जैसे इन्होंने उसको पढ़ना लिखना या जो भी वोकैबुलरी जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बच्चा किसी 4th स्टैंडर्ड का है या 5th स्टैंडर्ड का है या 6th में है, तो क्या उसके पाठ्यक्रम से भी कुछ बातें जुड़ती हैं कि पाठ्यक्रम तक भी अपन इस तरह से पहुंच पाएंगे, या इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम तक भी पहुंचे हैं या बेसिक तक रहे हैं? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये देते कि जैसे बच्चा CWSN है, भले वो किसी स्टैंडर्ड का है, 4th का है या 5th का है या 6th का है या 7th का है, जहां भी है, लेकिन उसका जो पाठ्यक्रम है क्या वहां तक अपन इस माध्यम से जो इन्होंने अच्छा एक बेहतरीन प्रयास जिस तरह से किया है, तो इसके माध्यम से इस प्रोसेस के माध्यम से क्या अपन वहां तक कुछ पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि उसी बच्चे का अपने को CWSN के साथ साथ ही CWSN तो अपन ने उसकी कैटेगरी बच्चों में से समावेशी शिक्षा की जो एक फ्लेक्सिब योजना है गवर्नमेंट की, कि उनको कुछ एस्कॉर्ट भत्ता वगैरह वगैरह जो मिलता है इस वजह से, और कुछ चलो डिसेबिलिटी है तो उसको डिफाइन कर लिया, तो वो तो हुआ। लेकिन अगर अपन बात करें केवल एजुकेशन की, तो उसमें उस पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी अपने को बहुत सारे काम करने होते हैं, एज ए रिकॉर्ड भी करना होता है, और रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो बच्चा कितना सीख पा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा छोटा सा बस यही क्वेश्चन था कि सिलेबस की तरफ क्या कुछ ध्यान जा पाता है, या फिर सिलेबस में कुछ बेसिक ही हो पाते हैं? इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप भी दे सकते हैं रूपा मैम, जो भी हो तो इसका कुछ आइडिया। जी सर, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। तो एकता मैम, हम आपसे सर के सवाल को भी जानना चाहेंगे, इसके साथ आप ये भी एक्सपीरियंस रख सकते हैं कि आपने बच्चों के लिए जो आप विषय पढ़ाते हो उसको कैसे आसान बनाया कि सभी बच्चे सीख पाए। और जो सर का इशारा जहां था कि एक लर्निंग आउटकम तक हमें पहुंचना होता है बच्चों के साथ वर्ष भर काम करते हुए, कक्षा स्तर के अकॉर्डिंग कुछ लर्निंग आउटकम है, तो वो उनको बच्चे कहाँ तक अचीव कर पाते हैं, तो उस तरफ भी आप रखिएगा। आप जो गणित में काम करते हैं कैसे उन्होंने अपने बच्चों के साथ काम किया, बाकी बच्चे और उनके जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। जी मैम, बिल्कुल सर का काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली सर ये होता है कि जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं शुरू में मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि मतलब एक नॉर्मल बच्चे का जैसे अपने कार्यपत्रक जब अपने SIQE पे काम करते हैं, तो जैसे कार्यपत्र बच्चों के लिए बनाते हैं, तो मेरा ये भी क्लास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने सभी बच्चों के लिए बनाया, तो जैसे मेरे स्पेशल के बच्चे भी थे
स्पेशल के बच्चे भी थे, तो मैंने एक दिन व्हाइट पेज ले लिए 2 और उस पे ना मैंने आकृतियां बना दी, मतलब थोड़ा इजी वे में बना दिया। नॉर्मल दूसरे बच्चों को तो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग दे दिया मैंने मैटर, और जो स्पेशल के बच्चे थे उनको मतलब ये कार्य पत्रक दे दिया और मैंने बच्चों को बिठा दिया पास पास में, मतलब तीनों स्पेशल बच्चों को। तो मैंने ये चीज देखी कि मेरी एकदम से नजर पड़ी भी, मतलब एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि उनके पास तो अलग पेज और हमारे पास अलग पेज है। ये मेरे लिए सबसे मतलब पॉइंट अच्छा था। उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने आप कंपेयर भी कर रहे हैं कि उनको तो अलग दिया और हमें अलग दिया। तो फिर मैंने उनको इशारा किया कि पहले ये कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मैंने 2-3 पेपर दोबारा निकाले और उन बच्चों से दोबारा वो कार्य पत्रक पे काम करवाया। मतलब कि ये है कि बच्चों में थोड़ा पहुंच तो सकते हैं सर सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन इन बच्चों में थोड़ी सीखने की क्षमता वो धीरे धीरे डेवलप होती है। एकदम से अगर हम चाहें कि आज एक लेसन कंप्लीट करवा दिया हमने बच्चों को, तो स्पेशल के बच्चे भी एक लेसन कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा सर अभी नहीं है। इनमें चुनौतियां आती हैं क्योंकि बच्चे कई बार किसी वर्ड को नहीं समझ पाते हैं, या उन्होंने जो चीजें स्पेशल बच्चों ने जो मतलब घर पे देखी या बाहर देखी, जो चीजें वो अपने साथ मतलब अपने साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो चीजें मतलब देख रहे हैं सामंजस्य बिठा पा रहे हैं, वो चीजें तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जिनसे वो बिल्कुल ही अलग हैं, मतलब जो चीजें उन्होंने देखी नहीं हुई हैं, और मतलब कि कई बार आकृतियां ऐसी बन जाती हैं, जैसे स्टाफिंग पैटर्न की बात करें हम, पैटर्न और आकृति पे बात करें तो बच्चों ने नहीं देखी, कई बार कोई ऐसी आकृति आ जाती है तो स्पेशल के बच्चे को इस चीज का मतलब ध्यान नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चे को तो मतलब कि किताब के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि बेटा ऐसे है, या बोर्ड पे हम डायग्राम बनवा देते हैं। तो मैंने ये चीज देखी है कि जब नॉर्मल बच्चा एक बोर्ड पे आके मतलब आकृति बना रहा है, तो स्पेशल बच्चा भी क्या कर रहा है कि उस आकृति को देख देख के बना रहा है। मतलब नॉर्मल बच्चे को बोल दिया कि बेटा ये आकृति बनाओ, तो नॉर्मल बच्चा तो उठ के बना रहा है, लेकिन जो स्पेशल का बच्चा है वो बच्चा उसका अनुकरण करके बना रहा है। मतलब ये चीजें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रही हैं मेरी। बाकी मैंने गणित विषय पढ़ाती हूँ मैं बच्चों का, तो मैंने मोतीमाला पे भी एक दिन 1 घंटे का मतलब अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वालों ने 1 घंटे की क्लास ली थी, बहुत अच्छी क्लास थी, उसमें काफी कुछ उन्होंने मोतीमाला के माध्यम से हमें सिखाया था। तो वो मैंने बच्चों पे ट्राई किया, तो मतलब कि देखा तो नॉर्मल बच्चे तो सीख पा ही रहे हैं, उसके साथ साथ मतलब कि स्पेशल के बच्चे भी एक्टिव हो रहे हैं। कि जैसे मैंने बोला कि 5 मोती, मतलब मैंने साइन लैंग्वेज से इशारा कर दिया 5 का, तो बच्चे 5 मोती निकाल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि 2 बार मैंने 5-5 का हाथ हिला दिया तो वो बच्चे ने 10 निकाल दिया। मतलब ऐसे कई एक्टिविटीज हैं जो बच्चे मतलब काफी अच्छे से कर पाते हैं। हेलो 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 जी सर, आ रही है आपकी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ हाँ मैम, आपने काफी अच्छा बताया कि उन्होंने काफी जैसे सीखा है, आपने जिस तरीके से उनको करवाया नॉर्मल बच्चों के साथ में, तो उन्होंने अनुकरण करके सीखा है। थोड़ा सा सवाल और अधूरा रह गया मैं फिर से उसको चाहूंगा कि आप उसको एक बार फिर से स्पष्ट करें कि सिलेबस जो उनका होता है, अपन ट्रम में 3 ट्रम में चलते हैं, एसआईक्यू में जो पहले 4 चल रहे थे अभी 3 चल रहे हैं, तो एज ए रिकॉर्ड मेंटेन के लिए अपन यूं देखें तो ठीक है, आपने मोतीमाला पे काम किया, उन्होंने काउंटिंग पे आपने काम कराया, काउंटिंग पे उन्होंने जैसे भी है आपने साइन लैंग्वेज पे सिखाया जिस तरीके से भी, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बन भी पाई, इसमें ये बेहतरीन है। लेकिन जो सिलेबस है उसका, जिसमें ट्रम में डिवाइड है, अपना पूरा जो पाठ्यक्रम है जो ट्रम में डिवाइड किया हुआ है, और उसके अलग अलग लर्निंग आउटकम्स हैं। तो मेरा मुख्य सवाल तो यही था कि क्या वो बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, या फिर मैं इसमें एक ऐसा भी जोड़ सकता हूँ कि या जो वो स्तर से कमजोर के हैं, अपन यूं कह दें उनको कमजोर स्तर वाले हैं या कक्षा स्तर से न्यून हैं, तो वो बच्चे क्या वहां तक पहुंच पा रहे हैं, और अब वो बच्चे क्या अपन उस पाठ्यक्रम तक लेके जा पा रहे हैं क्या? वहां पे आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आपने उस पाठ्यक्रम में कितना प्रतिशत काम करने का प्रयास आपके द्वारा किया गया, या फिर उसमें से कहाँ तक अपन सफल हो पाए? 2 चीजें मुख्य रही इसमें कि एज ए रिकॉर्ड अपने को 3 ट्रम में चलना हो रहा है फिलहाल की अगर अपन बात करें, तो उन 3 टर्म्स तक अपन लर्निंग आउटकम्स को लेते हुए क्या अपन कितने जितने लर्निंग आउटकम्स हैं अलग अलग विषयों के, वहां पे
कितना अपन जाके उसमें सफल हुए, एक चीज। दूसरी चीज, उन लर्निंग आउटकम्स के आधार पे अपन जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसमें आपको चुनौतियां आई हैं, या आई तो किस प्रकार की आई, नहीं आई तो फिर आप जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए कि भाई किस तरह से थोड़ा सा उसका थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगी मैं आपको कि मतलब जब भी हम बच्चों के साथ जैसे कार्य योजना मतलब पाठ योजना बनाते हैं, तो मैंने इन बच्चों के लिए थोड़ा जो भी पेपर हैं वो थोड़े इजी वे में, मतलब अगर क्वेश्चनिंग है वो भी मैंने इजी वे में थोड़ा करने की कोशिश की कि शुरू में तो जैसे पेपर आते और डाउनलोड कर दिए, लेकिन उसके बाद मतलब वही प्रिंट निकाल के बच्चों को दे दिया। मतलब शुरू में मेरी ये मिस्टेक रही है, एक्सेप्ट करती हूँ मैं इस चीज को। लेकिन बाद में जैसे मैंने खुद पेपर तैयार किए हैं अपने हाथों से बच्चों के लिए, ताकि वो मतलब क्वेश्चन तो वही है मतलब कि, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा मतलब कि फ्लावर या कुछ बॉल्स या कुछ ऐसी मतलब डायग्राम, मतलब कुछ बच्चों को आकर्षित कर सके ऐसी चीजें बना के मैंने बच्चों के आगे प्रस्तुत की हैं। तो मतलब बच्चों के कक्षा स्तर के अकॉर्डिंग, अगर वो बच्चा 4th क्लास का है और उसे कक्षा के अकॉर्डिंग मतलब अगर हमने ग्रेड देनी है, तो शायद मतलब स्पेशल बच्चे के लिए आप ए ग्रेड, वो कुछ हद तक तो बहुत अच्छे से सीख पा रहा है कई चीजों को जो बच्चे नॉर्मल नहीं करते हैं, कई बार वो बच्चा स्पेशल का कर जाता है। क्योंकि मैंने कई बार ये चीजें फील की हैं कि जो स्पेशल के बच्चे होते हैं वो मतलब कि किसी कारणवश एक डिसेबिलिटी होती है, लेकिन उनके जो दूसरी ज्ञानेंद्रियां हैं मतलब कि सेंस हैं वो काफी एक्टिव होते हैं। तो मतलब कि मैंने ये चीज फील की है, तो मतलब कि कहीं उनको जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है तो हम उसको सी ग्रेड तक, मतलब क्योंकि 4th क्लास का बच्चा है तो वो ए होके ए तक नहीं जा रहा है, बी तक नहीं जा रहा है, तो वो सी ग्रेड तक डायरी मेंटेन करते समय भी पाठ योजना के अकॉर्डिंग बच्चों को, मतलब ये तो सबसे बड़ी चुनौती रही है। क्या मैं आपकी बात को कवर कर पाई क्या सर? मुझे आप थोड़ा बताइए। जी एकता मैम, मैं आपकी बात में कुछ ऐड करना रूप कंवर जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्योंकि जिस प्रशिक्षण की बात, देखिए जो सवाल था सर का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाकी बच्चे जिस गति से सीख रहे हैं और इस तरह से विशेष दक्षता वाले बच्चे भी उस तरह से लर्निंग आउटकम्स की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। और जो संदर्भ एकता मैडम ने रखा है, जिस कार्यशाला का उन्होंने उल्लेख किया, उस कार्यशाला में मैं भी था, तो मैं आपको वहां से एक उदाहरण रखता हूं, शायद आपको स्पष्ट हो। देखिए हम लोग पंचायतों में काम करते हैं, मैं उमर बोल रहा हूं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से, और हम लोग महीनों में 1 या 2 बार पंचायत स्तर पे एक संक्षिप्त करीबन 3 घंटे की कार्यशाला करते हैं, जिसमें विषयवार गणित के शिक्षक आते हैं। तो हम उस पंचायत में करते थे और कार्यशालाएं और काम करते करते हम लोग ने उस बार विषय चुना था कि हम भाई ऑपरेशंस यानी जोड़ घटाना गुणा भाग पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी सारी बातें पीछे हो चुकी थी पिछली कुछ कार्यशालाओं में। अब ये पहली कार्यशाला थी जिसमें एकता मैडम शामिल हुई, तो हम लोग जो बात कर रहे थे एकता मैडम ने वहीं पे रोका और उन्होंने कहा देखिए सर, आप जो बात कर रहे हैं मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं, और उन्होंने ये स्पेशल नीड वाले बच्चों का जिक्र भी किया वहां पे कि मेरे कुछ बच्चे हैं उनको मैं अभी सीधे जोड़ घटाने पे ले नहीं जा सकती, तो मुझे तो उनके साथ गिनती सिखाना है और ये सब करना है, और वो मैं कैसे उनको रचनात्मक ढंग से करूं, क्योंकि वो मेरी बात भी शायद सुन नहीं पाते उनमें से कुछ, और वो बोल के बता भी नहीं पाते। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। तो जो काम हम लोग पहले कर चुके थे उसको हम लोग फिर से एक बार, ये जो मोती माला जिसका उन्होंने जिक्र किया, ये बड़ा रंगीन सा TLM है, 10 लाल मोती, 10 सफेद मोती, 10 लाल मोती, और उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करके वहां बातचीत की। और आपको मैं बताऊं कि वहां पे बाकी शिक्षक साथी भी थे, शिक्षिकाएं भी थी, और एकता मैडम और इनकी एक और शिक्षिका साथी, इन्होंने बैठ के अपने लिए मोती माला तैयार की और अपने विद्यालय को लेके गए। और आज जब मैं उनकी अनुभव यहाँ पे सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे
चीज से, इस टीएलएम से उनके बच्चे जो खासतौर से विशेष दक्षता वाले हैं वो भी सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां थे वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जो भी बच्चा कक्षा में जहां है वहां से आगे बढ़े। जिस सीसी सतत एवं व्यापक आकलन की बात हम सब करते हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा जहां है उससे आगे बढ़े, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो बड़ी अपने आप में अच्छी बात है। ग्रेड बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। जी थैंक यू उमर भाई। ऐसे ही जब मैं एकता मैम के स्कूल में या किसी भी मंच पे अगर मैं गई हूँ और एकता मैम से मिली हूँ, तो मैंने ये देखा है कि एकता मैम हमेशा सीखने के प्रति या वो अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ऐसे हमेशा प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और जहाँ तक लर्निंग आउटकम या किसी भी सब्जेक्ट विशेष को पढ़ाने के उद्देश्यों की बात है, तो देखिए सर, हम लोग भी ये फील करते हैं, बतौर शिक्षक आप भी ये महसूस करते होंगे कि हम भी साल भर काम करके भी कुछ बच्चों के साथ उन ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक सामान्य रूप बच्चे के लिए जहां दिक्कतें हो रही हैं, तो वहां पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा अचीव कर पाना उन लर्निंग आउटकम को तो मुश्किल है ये, लेकिन वो प्रयासरत है। तो एक कोशिश और प्रयास हमें दिखने चाहिए। परिणाम भले ही वो जो हमें चाहिए वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी ना रहे। तो वो एकता मैम का यहाँ प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एकता मैम के कामों में आपको वो प्रयास नजर आते हैं। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो एकता मैम आगे आप जारी कर सकते हैं अपनी बातचीत को, क्योंकि अभी जो आपकी बातचीत में रह गया एकता मैम उसे कंटिन्यू कर सकते हो ना। जी मैम बिल्कुल, जो पीपीटी में हेलो जी नमस्कार सभी साथियों को। जी सर बोलिए। मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, हाँ सादे को नमन, यूपीएस बादनी से। मैडम मैं अपना विचार रखना चाहूंगा इस मुद्दे पे कि जो समावेशी शिक्षा है उसके अंदर जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे बौद्धिक अक्षमता के हों, क्योंकि विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चा और हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा तो पकड़ कर बराबर आ सकते हैं। तो उनके लिए ये जो कोर्स है, अपना जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना उनको है, उनकी बजाय अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि उनके लिए जो एमआर बेसिक टूल है, उनके लिए कुछ गतिविधियां जो बनी हुई है, उनको अचीव करने पे पूरे राजस्थान लेवल पे बात हो, ताकि उन पे किताबों का बोझ न्यायिक बोझ है, उनके जीवन में किताबें काम नहीं आ रही है, लेकिन दैनिक जीवन के क्रियाकलाप उनको आने चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मेरा ये विचार। जी सर, हम शुरुआत वहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने बीच में समाज में ऐसे कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी दिव्यांग ऐसे ऐसे पदों पर है जिन्होंने एक समाज को एक बार सोचने के लिए मजबूर किया है ना, कि अगर उन्हें इस तरह के मौके ना मिलते तो वो आज यहाँ पे होते या ना होते। कई ऐसे, अभी एशिया में पहला ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ है, एक दिव्यांग है जिनके दोनों हाथ नहीं है ना, और कोर्ट ने उन्हें
वो ग्राफिक्स डिजाइनर हैं। तो इस तरह के हम अपने राजस्थान के भी कई उदाहरण देख सकते हैं जहां दिव्यांग लोग ऐसे पदों पर पहुंचे हैं जो सामान्य लोग भी जिन पदों पे पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है, तो उन्हें इस तरह के अवसर मिले तभी ऐसा संभव है कि कोई भी शारीरिक कमजोरी है वो इन बच्चों की जिंदगी का रुकावट ना बने। इसी के लिए ये समावेशी शिक्षा का प्रोग्राम है और इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिले, है ना। हर बच्चा खास होता है, अगर हम ये भरोसा रखें, उसके प्रति सेंसिटिव हों, तो ये होगा कि दिव्यांगता किसी भी बच्चे की प्रतिभा को कम नहीं कर पाएगी और ऐसा ही कुछ प्रयास हो पाए, इसी के लिए समावेशी शिक्षा को मेरे नजरिए से चालू किया गया है। और एकता मैम, आप कुछ जोड़े? जी मैम, बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे ये पीपीटी में पिक है तो ये भी मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब बच्चों को सिखाने में और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने में, क्योंकि इसमें पीओ सर निरीक्षण कर रहे हैं हमारे स्कूल का। तो सर का भी काफी बड़ा मतलब योगदान रहा है हमारे स्कूल में, जैसे सर का टाइम पे आना और मतलब चेक करते रहना और मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहना और मतलब कि हम उनसे काफी मोटिवेट होते रहे हैं हर बार। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और मतलब हमारे संस्था प्रधान श्री कृष्ण चंद जी यादव, उनका भी बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब काफी उन्होंने योगदान किया, हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि मोस्टली मैंने ये चीज देखी है, कई मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं कि उनको स्टाफ कोऑपरेट नहीं करता है, लेकिन यूपीएस सुनारकुड़ी में आने के बाद मैंने ये चीज बहुत अच्छे से फील की है कि यहाँ का स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है मेरे को। अगर मैं मतलब कि मैंने बच्चों के लिए किया है, स्पेशल बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जब नहीं भी रहती हूँ तो मैंने मतलब बच्चों से मतलब कॉल की है टीचर्स को कि मेरे स्पेशल के बच्चों को जरूर काम देना, क्योंकि कई बार पेरेंट्स का फोन आता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी अवेयरनेस का पता चलता है कि पेरेंट्स कितने अवेयर हैं। क्योंकि मैं अगर छुट्टी पे जाती हूँ 2-3 दिन घर पे, तो पेरेंट्स के फोन आते हैं कि मैडम बच्चे को काम नहीं मिला या ऐसे। तो फिर मतलब कि एक बार ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि किसी कारणवश टीचर स्कूल में नहीं आ पाए, तो लेकिन मैंने बाद में देखी ये चीजें कि दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी इन बच्चों को उसी तरीके से, जैसे मैंने काम दे रखा है कॉपी पे या मैं करवाती हूँ, तो दूसरे बच्चे भी मतलब कि काफी सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे टीचर्स भी काफी सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो काफी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। अगर मेरे स्कूल के कोई टीचर्स बोलना चाहें तो मैं इनवाइट करूंगी कि वो भी अपने विचार रखें। तो थैंक यू एकता मैम, आपने अपने विचार रखे। और कोई शिक्षक साथी अपने कोई सवाल विचार हो तो रख सकते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए हमें अपनी बातचीत को अगले 10 मिनट के बाद वाइंड अप करना होगा। तो कोई भी शिक्षक साथी कोई सवाल जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। हमारे साथी भी रख सकते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर। मैम आप सुन पा रहे हो? हाँ जी सर, हेलो। सुन पा रहे हैं। जी सर, सुन पा रहे हैं। सुनारकुड़ी विद्यालय के संस्था प्रधान कृष्ण चंद यादव, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैम ने बहुत कुछ अच्छी बातें शेयर की आप सब लोगों के साथ। मैं कुछ मेरी तरफ से भी ऐड करना चाहता हूँ मैम इसमें, कि मैम विशेष शिक्षा के साथ होते हुए भी सामान्य बच्चों को भी बहुत अच्छे से टैकल कर रही है। जैसे बीच में क्वेश्चन आया था मैम कि सामान्य बच्चे और विशेष बच्चों के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैम की कक्षा मैंने ऑब्जर्व की, तो उसमें मैंने देखा है कि मैम दोनों ही तरह के बच्चों को बैलेंस करते हुए पढ़ाती है और अच्छा उनका रेस्पॉन्स मिलता है। और एक बात और बताना चाहूंगा मैम मैं, कि मैम का जो पढ़ाने का तरीका है, तो बच्चे ऑटोमेटिक ही मैम के प्रति लगाव रखते हैं और अपनी जो भी जिज्ञासा है मैम के साथ शेयर करते हैं। और विद्यालय के प्रति मैम का अच्छा योगदान रहा है और बहुत सारे प्रभार भी मैम को दे रखे हैं हमने, तो उनका
भी अच्छे से बखूबी से मैम निर्वहन करती है और अच्छा प्रयास विद्यालय के लिए मैम ने किया है। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू कृष्ण जी सर। मैं पूरी गुगरखेड़ा टीम को ही धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की टीम का एक बेहतर प्रयास है कि नए साथी भी ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित हुए, है ना। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। रूपकौर जी, गुरविंदर सर कुछ बोल रहे थे। जी गुरविंदर सर, सॉरी मैंने सुना नहीं। मैम गुरविंदर एक्चुअली सर, मेरे माइंड में एक डाउट है, जैसे समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, सामान्य बालकों को विशेष आवश्यकताओं के साथ बैठ के पढ़ना है। मान लो एकता जी वीआई के टीचर हैं और एचआई का कोई बच्चा है साथ में, आईडी का कोई बच्चा है साथ में, एएसडी का कोई बच्चा साथ में, तो मान लो एकता अच्छे से काम कर रहे हैं, ये सक्षम है उन सभी को टैकल करने में, लेकिन जिस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षु जो शिक्षक होते हैं, टीचर ट्रेनिंग होते हैं, उनको सभी के बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी तरह की डिसेबिलिटीज के लिए अलग अलग टीचर एक ही स्कूल में अपॉइंट किए जा सकें, सो दैट कि सभी बच्चे अपने अपने जिस फील्ड में वो टीचर ट्रेनिंग लेके आए हैं उस फील्ड के बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, उनकी हर एक आवश्यकता को पूरी कर सकें। जी सर, आपकी बात तो बहुत वैलिड है। और मैं ना गुरविंदर सर की बात से मैं जो डिराइव कर पा रहा हूँ, मैं उससे मैं ये डिराइव कर पा रहा हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से पढ़ने के अवसर मिल सके। ये सही बात में बहुत महत्वपूर्ण सपना है, और शायद ये सपना मैं जब देखता हूँ ना कि मैं किसी भी निजी स्कूल में, बड़े से बड़े जहाँ करोड़पति लोगों के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी आप अगर जाके पूछेंगे कि क्या व्हील चेयर पे आता हुआ बच्चा इस स्कूल में आ सकता है, तो आप देखेंगे वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। या एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ये बड़े निजी स्कूल के बच्चे ऐसे बच्चों को एडमिशन देने के इनके यहाँ ना तो इंतज़ाम है ना मंशा है। लेकिन हमारी जो अपनी सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, ये सपना देखती है कि हमारे प्रत्येक स्कूल में सभी तरह के बच्चे आएंगे और वो पढ़ पाएंगे। और वो सपना आज जो हम देखते हैं काफ़ी हद तक मैं सच होता हुआ देख पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एकता मैडम नहीं, इस तरह से और बहुत सारे टीचर्स से मैं मिला हूं अपने शैक्षणिक कार्यकाल के दौरान, जिन्होंने दूर दराज के गांव में आप देखेंगे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिसको उनका अपना गांव जो है वो पागल पागल कहता था, लेकिन वो बच्चे स्कूल के सानिध्य में आके शिक्षक का प्यार पाके मुझे वो लिखते पढ़ते मिले, और मैं अपने आप ऐसे बच्चों को देख के आया हूँ। एक ऐसे बच्चे से मैं मिला जो बोल रहा था, और मुझे वहाँ टीचर्स ने बताया कि 2-3 साल पहले तक ये बच्चा बोल नहीं पाता था, और इसके माँ बाप ने भी ये मान लिया था कि ये बोल ही नहीं सकता है, गांव ने भी मान लिया था। और टीचर जो उसके थे उनको थोड़ा सा इस मुद्दों की समझ थी, और उन्होंने देखा कि ये बच्चे का जो तलवा है, तलवे से जीभ की बीच थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांस जुड़ा हुआ था, और वो उदयपुर लेके आए। एक सिंपल सा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उस बच्चे की जीभ मूवमेंट करने लगी, और वो बच्चा काफी हद तक स्पष्टता से बोल पाता है। ऐसे ही मैं एक स्कूल में देखा कि रैंप बनवा रहे थे सर, और रैंप का ढलवा थोड़ा सा ज्यादा था, तो वो उसको और मरम्मत करा के स्लोप को बेहतर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों सर, आपके क्या स्कूल में कोई बच्चा व्हील चेयर पे आता है? तो उन्होंने बोला मेरे रहते हुए नहीं आता है, लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद इस स्कूल में जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहेगा, ऐसे बच्चे को जो व्हील चेयर पे है, तो वो बच्चा व्हील चेयर से कक्षा तक आ जाए, ये इंतज़ाम मैं अपने रहते हुए इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी उम्मीद और ऊर्जा देती हैं। मैं कई बार मैं कहता हूँ, ये जो फिल्में थी ना,
हम सबको पढ़ना चाहिए। हेलन केलर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हेलन केलर की जो शिक्षिका थी एनी, उनका संघर्ष जबरदस्त है और उनकी भी आत्मकथा है। हम जब उसको पढ़ें तो हम पाते हैं कि एक टीचर किस संघर्षों से अपने इस तरह के बच्चों को पढ़ाता है। हिंदी की फिल्मों ने भी कोशिश, स्पर्श, तारे जमीन पर और ऐसी तमाम फिल्में हैं जिसमें इस मुद्दे को एड्रेस किया है। तो मुझे तो आज की चर्चा बहुत अच्छी लगी और जो शिक्षक साथियों ने सवाल रखे और अपने अनुभव जोड़े वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसा शिक्षक समूह और परिवार तैयार कर रहे हैं जो इन मुद्दों पे सोचे, समझे और समय समय पे विचार करें। मैं देख रहा हूं हम लोगों की गेस्ट लिस्ट में देखिए सोनारकुड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य जी भी जुड़े और वहां की पंचायत के बहुत से टीचर्स हैं और चित्तौड़ से विश्वामित्र दाइमा सर जो रिसोर्स पर्सन है CWSN के, ऐसे सब लोग जुड़े हैं। तो सबका बहुत आभार, धन्यवाद जी। थैंक यू उमर भाई। तो मैं रूप कंवर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से अपनी टीम के साथ अभी सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ कुकरखेड़ा से PO सर भी जुड़े हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इसके बाद मैं कमर को आमंत्रित करती हूँ जो कमर कल के बारे में आगे इस श्रृंखला के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जी हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर सुन पा रहे हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। आज का कन्वर्सेशन और जो स्पेशल बच्चों के संदर्भ में जो कन्वर्सेशन हुआ वो बहुत ही अच्छा था। मेरा सौभाग्य है कि जो कन्वर्सेशन आज चल रहा था उसमें मेन रोल प्ले के तौर पर एकता जी का जो प्रैक्टिकल जो एफर्ट है वो मैंने नजदीक से देखे हैं और वे वाकई मेरे PO क्षेत्र में साकार होते नजर आ रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि वास्तव में जो कहा जा रहा है वो वास्तव में जमीन पे उतारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। मैं शॉर्ट में कहूँ तो पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है, चर्चा चरित्र की नहीं चरितार्थ की होती है और ये चरितार्थ मेरे PO क्षेत्र में, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये मेरे अपने PO क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर के मैंने डिक्लेयर कर रखा है कि जो विल पावर इतना मजबूत है कि जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको यकीनन बहुत अच्छा करते हैं। मेरा एक सवाल भी था, इतने चर्चा को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, एक सवाल मेरा था उसमें कि जो स्पेशल क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मुख्य धारा में लाने का स्पेशल प्लान क्या हो सकता है। सारी बातें हम कर रहे हैं वो एकदम धीरे धीरे धरातल पर उतरता है, लेकिन स्पेशल प्लान क्या हो सकता है जो उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ जोड़ सकें, जिसको हम एक नजीर के रूप में आगे भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके संदर्भ में भी अगर आप थोड़ा बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। जी थैंक यू सर, चर्चा में जुड़ने और भागीदारी करने के लिए और हम सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर हम लोगों का तो मेरा जो व्यक्तिगत तो राय यही है कि हम सबका लोगों के लिए ये चैलेंजिंग तो है क्योंकि विशेष ट्रेनिंग हम सभी के पास नहीं है ना स्पेशल बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम सब लोग इस मानसिकता के साथ आगे बढ़े कि ये जो भी इनकी शारीरिक कमियां हैं वो इनकी प्रतिभा को ना रोक पाए और सभी का एक सामूहिक जिम्मेदारी से प्रयास करें तो ये बच्चे भी कर पाएंगे। जैसे गुरविंदर सर ने भी पूछा कि भाई ऐसा हो कि स्पेशल सारी डिसेबिलिटी के तो 21 टीचर्स के साथ ऐसे स्कूल हर गांव में खुलना संभव नहीं है, ये हम सभी जानते भी हैं। तो ऐसे में हर बच्चे तक शिक्षा कैसे पहुंच पाएगी, तो उसके लिए अभी के परिप्रेक्ष्य में तो यही लगता है कि सारे स्कूल में शिक्षक ये सोचे कि हम भी इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। और कोई साथी कोई जोड़ना चाहे? रूप कंवर जी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे देखिए, इस मुद्दे पे स्टेट के जो KRP हैं हमारे साथ जुड़े हुए विश्वामित्र दाइमा सर जो चित्तौड़गढ़ में हैं,
अगर वो संक्षेप में कुछ विजन रख पाए और आगे सरकार की क्या मंशाएं हैं। विश्वामित्र दाइमा सर चित्तौड़गढ़ से जुड़े, वो CWSN के प्रोग्राम के स्टेट के RP भी हैं। तो कमर हेलो, जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपका स्वागत है, बात रखें। जी धन्यवाद। जो गुरमीत सर की एक सवाल थी कि क्यों ना बच्चों के लिए स्पेशल वेरियस कैटेगरी के स्पेशल टीचर आए जाए। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी साथी शिक्षकों का कि आप लोगों की इसी संजीदा सोच के कारण ही जहां पहले पूरे जिले में एक आध स्पेशल टीचर हुआ करते थे, आज हर पीओ में या हर तीसरे चौथे पीओ में एक स्पेशल टीचर उपलब्ध है। और वो दिन दूर नहीं कि जब आपका ये सोचना और आपकी ये उम्मीद भी धरातल पे सार्थक होगी। इसके लिए केवल इतना ही अपने को सहयोग करना रहता है कि जो जैसा कि आज एकता मैम ने बताया, इस तरह के जो विशेष आवश्यकता वाले चैलेंजिंग बच्चे हैं, उनको जब अपन अपने परिवेश में देखते हैं, चाहे बच्चा गली मोहल्ले में हो चाहे विद्यालय में हो, कहीं भी देखते हैं तो उन्हें किसी न किसी माध्यम से शाला तक लाया जाए, विद्यालय तक लाया जाए और उन्हें पोर्टल पे अपडेट किया जाए। क्योंकि ये डाटा जब डाइस के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय केंद्र में जाते हैं, उसी के बेस पे उनका प्लान तैयार होता है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, योजनाएं और प्रोग्राम होते हैं। तो विशेष शिक्षक भी उन सारी योजनाओं में से एक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी जज्बे के साथ अगर संजीदा रहेंगे तो जरूर हम एक दिन ऐसा भी देखेंगे कि हर बच्चे को हर कैटेगरी का टीचर उसी के विद्यालय में या पास के नजदीकी विद्यालय में उपलब्ध होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार हेड़ा। जैसे कि आज एकता ने बहुत ही अच्छी वार्ता अपनी समावेशी शिक्षा पर और शेयर करना चाहिए। मुझे तो वहां सामने एक बालक ने कमेंट्री होती है वो रखी और उसने इतनी सटीक तरीके से वो बोला कि जैसे बॉल जब टपका खाती है ना तो उसकी उसने अपने मुंह से निकाल कर बताया। यानी कि आप सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल हूबहू ऐसा लगेगा आप रेडियो में एकदम डांस बच्चे डांस कर रहे थे। फिर बच्चे हैं के लिए नहीं है, देख रहे हैं वो की तो सभी को नमस्ते। तो अभी आप जिन शिक्षक को सुन रहे थे, सतीश जी हेड़ा, तो कल हमारे साथ सतीश जी अपनी बातचीत रखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि विज्ञान के जो छोटे छोटे प्रयोग हैं वो कैसे किए जा सकते हैं बच्चों के साथ और उनके कैसे अनुभव रहे बच्चों के साथ ये काम करने के। विज्ञान किट जो हम देखते हैं अक्सर यूपीएससी स्कूल्स में होती है, जहाँ 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग कैसे विज्ञान की जो सही कल सुने। आपसे उम्मीद है कि कल आप वक्त पे जुड़ेंगे। काफी अच्छे अनुभव सर के हैं। सर ने 20 सालों से ये शिक्षण कार्य विज्ञान में किया है। तो अलग अलग स्कूलों में, कुंभलगढ़ और अभी सर मुंडोल में
केमिस्ट्री के लेक्चरर पद पर कार्यरत हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल आप टाइम से जुड़ेंगे और अपनी बातचीत में सर के जो अनुभव है वो सुनेंगे और अपने अनुभव भी साझा करेंगे विज्ञान को लेके, या फिर मैं कहूँ कक्षा 3, 4, 5 के जो EVS का जो पार्ट है उसमें जो जिस तरह की चीजें दे रखी होती हैं उसके क्या अनुभव है आपके बच्चों के साथ, वो भी आप साझा करेंगे। तो इसी बातचीत के साथ में आज की बातचीत को कहता हूँ कि आप लोग शांति हम लोग क्लोज कर सकते हैं। और थैंक यू एकता मैम, काफी अच्छा लगा आपको सुन करके। सो हम आज का चर्चा को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।